बुलाते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कुछ साथियों ने मिलकर एक माइम तैयार की है। एक सोच है जो आप लोगों के सामने, एक सोच है उनकी, एक समझ है जो आप लोगों के सामने उन्हें दर्शाने की कोशिश की है। माइक में हमारे जो कुछ साथी हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर। ऐसे लड़के के ऊपर बेच दे जो पहले, अक्सर हम में से कोई भी एडिक्ट होता है, जो पहले पढ़ा लिखा हर चीज में आगे रहता है, धीरे धीरे वो कैसे अपने दोस्तों के साथ, उनकी गलत संगति के साथ, अपनी उस गलत संगति के साथ आगे बढ़ता है। और ये कहानी एक 10 साल के बच्चे की है जिसका नाम था कमल। कमल अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने घर का इकलौता लड़का था। बचपन से ही तेज और कुशाग्र बुद्धि का था और पढ़ाई से लेकर खेल कूद हर क्षेत्र में अव्वल रहता था। कमल को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो हर हफ्ते अपने माता पिता के साथ घूमने जाया करता था। ये बात है गर्मियों के दिनों की, जब वो छुट्टी मनाने अपनी नानी के वहां गया हुआ था। वहां उसके कुछ नए दोस्त बनते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और कमल उन सबके साथ घुलने मिलने लगता है और अपना अधिकतम समय उनके साथ बिताने लगता है। उनसे वो इतना घुल मिल जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी छुट्टी कब खत्म हो गई। छुट्टियां खत्म होते ही कमल अपने घर चला गया। कुछ दिन बीतने पर वो जब भी अपने दोस्तों को याद करता तो उनके साथ बिताए पलों को याद करके उदास हो जाता। धीरे धीरे समय बीतता है और कमल 12 पास कर लेता है। 12 में उसे बहुत अच्छे अंक मिलते हैं, जिसकी बदौलत उसे एक अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है और एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। सब अच्छे से चल रहा होता है। कुछ समय बाद उसे अपने वही पुराने दोस्त मिलते हैं जिनसे वो अपनी नानी के वहां मिला था। उसका समय फिर से उन्हीं दोस्तों के साथ बीतने लगता है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे अपने उन पुराने दोस्तों की संगति धीरे धीरे गलत रास्ते की तरफ ले जा रही है। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उन दोस्तों की संगति में कमल सिगरेट पीना शुरू कर देता है और धीरे धीरे नशे के जंजाल में फंसने लगता है। इन सबसे उसकी पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। अब धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भटकने लगता है। कुछ समय पश्चात उसके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, जिसे देखकर उसके घर वाले हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक पढ़ाई में अव्वल रहने वाला कमल अब फर्स्ट ईयर में फेल हो चुका था।
इसका कमल की जिंदगी पर विपरीत असर पड़ता है। अब धीरे धीरे वो नशे की गिरफ्त में आ चुका है। अब न ही उसका पढ़ाई में मन लगता है और अब उसकी अपने घर वालों से भी नहीं बनती है। वो हर समय चिड़चिड़ेपन में और गुस्से में रहता है। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो शराब का आदी हो चुका है। धीरे धीरे अब वो शराब की गिरफ्त में आ चुका है। धीरे धीरे अपनी हरकतों से इतना मशहूर हो जाता है कि उसके एडिक्ट होने की बात उसके घर वालों को पता चलती है कि हमारा बेटा शराब की लत में पड़ चुका है। तो कमल के पिता को ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और अगले ही दिन वो कमल को बुलाकर उससे बात करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या ये बात सच है? तो कमल इस बात से साफ मुकर जाता है, अपने पिता से कहता है ये सब बात एकदम झूठ है। कमल बिलखते हुए अपने घर वालों की कसम खाने लगता है, बोलता है क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? इस प्रकार वो अपने घर वालों को इमोशनल ट्रैप में फंसा देता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है बाल बाल इस बार बच गया। कुछ समय बाद वह फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है और बाहर जाके फिर दोस्तों के साथ नशा करने लगता है। कमल की अच्छी कट रही होती है, तभी एक दिन उसके पिता उसे नशे की हालत में उसके दोस्तों के साथ देख लेते हैं तो काफी चिंतित हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें उनके एक मित्र मिलते हैं। उन्हें परेशान देखकर उनके मित्र उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं। दुखी मन से उसके पिता बताते हैं क्या बताऊं मित्र, मेरा बेटा हाथ से निकल चुका है, नशे के जंजाल में फंस चुका है। उनके मित्र उनका हौसला अफजाई करते हुए बोलते हैं अरे भाई साहब आप परेशान मत होएं, आप कमल को नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में भर्ती करें, वहाँ जरूर वो फिर से सही रास्ते पर आ जाएगा। कमल के पिताजी घर आकर ये बात उसकी माँ को बताते हैं तो कमल की माँ घबरा जाती है और बोलती है ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उसके पिता उसकी माँ को विश्वास में लेकर पास के ही निर्मल दर्शन नशा एवं पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने पर एक मत होते हैं। उस दिन भी कमल नशे की हालत में घर आता है और सो जाता है। तभी वहाँ 4 लोग आकर कमल को घर से ले जाते हैं। जाते समय कमल एकदम घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी गुत्थम गुत्थी में कुछ समय बाद कमल निर्मल दर्शन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में पहुंच जाता है। उसे
अपने आप को समझाने में कुछ दिन लग जाते हैं कि वो अब एक नशा मुक्ति केंद्र में है। इस समय वो डिटॉक्स रूम में है। धीरे धीरे वो खुद को विश्वास दिला पाता है कि वो नशा मुक्ति केंद्र के डिटॉक्स रूम में है, जहां उसे शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है। उसका पूरा शरीर टूट चुका है। जैसे तैसे 1-2 दिन बीतते हैं। अब उसका पूरा शरीर टूट चुका है। कई दिनों से नींद न आने के कारण सर दर्द, बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है और न ही उसे ठीक से भूख लग रही है। अब उसे धीरे धीरे विड्रॉल भी पड़ने लगे हैं। इस रात भी वो ठीक से नहीं सोया। अब वह धीरे धीरे हेलुसिनेशन में पहुंच गया है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो आखिर कर क्या रहा है और उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो पागलपन की हरकतें करने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। अब वह विड्रॉल की स्थिति से बाहर आता है और उसे फैमिली इन कर दिया जाता है। उसे एक सीनियर मेंबर का साथ भी दिया जाता है जो उसकी देखभाल और हमारी दिनचर्या और प्रोग्राम के बारे में उसे बताता है। जहां कमल सुबह 6 बजे उठकर अपने व्यक्तिगत कार्यों की शुरुआत करता है, जैसे कि अपना बेड सही करना, ड्रेसअप, नहाना आदि। उसके बाद कमल सभी भाइयों के साथ प्रार्थना के लिए एकत्र होता है। इसके बाद योगा से उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती है, जिससे अब कमल की शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा है। योग खत्म होते ही कमल सभी भाइयों के साथ डाइनिंग एरिया में नाश्ते के लिए जाता है। नाश्ता खत्म होते ही सभी मॉर्निंग मीटिंग के लिए क्लास में एकत्रित होते हैं, जहां कमल को सिखाया जाता है अवेयरनेस के बारे में और सभी की फीडबैक ली जाती है। मॉर्निंग मीटिंग के बाद डिपार्टमेंट मीटिंग, JFD सेशन और एजुकेशन सेशन, जुम्बा सेशन, म्यूजिक सेशन और डांस क्लास होती है। रात के समय सभी भाई शेयरिंग करते हैं। उसके बाद हम सभी भाई डिनर करके सोने की प्रार्थना के लिए क्लासरूम में एकत्र होते हैं। उसके बाद हमारी दिनचर्या खत्म होती है। धीरे धीरे करके कमल ये सब करने लगा। कुछ समय बाद उसका इलाज पूरा होता है। कमल अपना इलाज पूरा करते हुए अपना कुछ समय वॉलंटरी स्टाफ में देता है। इस तरह कमल का इलाज पूरा होता है और यह देखकर कमल के माता पिता बहुत खुश होते हैं। अब
कमल अपना जीवन खुशहाल होकर बिता रहा है। Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथी कारपेट पे थे, कारपेट से गए हैं, अभी रिकवरी में चल रहे हैं। तो 9 से 10 महीने शायद रिकवरी में चलते हुए राहुल जी को हो गए हैं। तो अपने कुछ जो भी विचार इनके हैं, बाहर कैसे रिकवरी में बने रहे, क्या क्या दिक्कतें इनके सामने, क्या क्या चैलेंज आए हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे राहुल जी। एक बार जोरदार ताली। गुड इवनिंग फैमिली। सबसे पहले मैं निर्मल दर्शन संस्थान का सबसे आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, एक वर्ष जो पूरा हुआ है इस संस्थान के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं अपने पास के बारे में बताऊँ तो मैं एकदम अपनी ज़िंदगी जीने की आशा बिल्कुल खो चुका था। मैं अल्कोहलिक था और मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी कि बिल्कुल जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं बची थी मेरे अंदर। फिर मेरे परिवार ने मेरे को यहाँ निर्मल दर्शन संस्थान में भेजा। तो शुरू में तो मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं किस जगह पे भेज दिया है, मतलब यहाँ पे आके मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। और सच बताऊँ तो ऐसा लगता था पता नहीं किसी जेल में भेज दिया गया है। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा था मेरे को। फिर धीरे धीरे आके चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा बुरी लगती रहते, नेगेटिव मन में भरी रहती थी कि किस जगह भेज दिया है, कैसे भेज दिया है, किन कारणों से भेजा है। पर धीरे धीरे जब ये चीज़ समझ में आने लगी तो ये बात को महसूस हुआ और ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। मतलब ज़िंदगी को जीना अगर सीखा है तो यहाँ पर आने के बाद ही मैंने सीखा है। यहाँ पहले तो बिल्कुल लाइफ एक ऐसी हो गई थी, बिल्कुल आलस के मारे ना कोई काम करना, ना कुछ करना, ना कोई शेड्यूल, ना कोई टाइम टेबल। लेकिन यहाँ आने के बाद जो एक दिनचर्या मेरी बनी थी उससे काफ़ी ज़िंदगी में मतलब बहुत प्रभाव पड़ा कि किस टाइम पे आपको उठना है, सुबह योगा करना है, हमारी क्लासेस वगैरह होती हैं। उन क्लासेस के माध्यम से
इतनी ज़्यादा जानकारी हुई और इतना कुछ सीखने को मिला कि हाँ, ज़िंदगी पर इस तरीके से दिया जाए तो वाकई में ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और नशे से दूर रह के इस बात को बहुत ही महसूस किया है। इस बात का पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने गुरुजी को, हमारे डायरेक्टर साहब को, क्योंकि वो खुद भी एक इसी लाइफ से उभर के आए हैं और उन्होंने अपने आप को मतलब उसमें किया और हमारे लिए इस संस्थान की जो उन्होंने स्थापना करी है उसमें रह के शायद मैं अपने आप को इतना किस्मत वाला समझता हूँ कि आज मैं नशे से दूर अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझ पा रहा हूँ। दूसरा जो क्लासेस हमारी होती थी उसमें हमको इतना अच्छा सिखाया जाता था। हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती थी, GFT क्लासेस होती थी, एजुकेशन सेशन होता था और सबसे अच्छी बात शेयरिंग। इस बात में मैं संकल्प के लिए बोलना चाहूँगा कि संकल्प जी हमेशा ये कहते थे कि दिल में जो भी है, अच्छा है बुरा है, जो भी फीलिंग्स है तो उसको दिल से भी शेयर करो, क्योंकि जितनी तुम शेयरिंग करोगे उतना तुम अपना दिल का गुबार निकालोगे और जब तुम उस मैल को उस एक तेजाब को अंदर से निकालोगे तो आगे जाके बहुत अच्छी लाइफ जी पाओगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बहुत मतलब प्रेरित होकर मैंने भी सीखा और आज नशे से दूर रह के वाकई में मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी एक बहुत अच्छी लगने लगी है। छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशियाँ मिलती हैं वो नशा करके जो हम पड़े रहते थे वो बिल्कुल बेकार थी। यहाँ पे जो सीखने को मिला अब उसमें वही चीज़ें अपनी अब ज़िंदगी में मैं बाहर जाके अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे हमारे एटीट्यूड्स वगैरह थे तो उसमें ये सिखाया गया हमें कि आप जैसे एकदम से बाहर जाकर बिहेव करते हो, जैसे किसी में रिएक्ट कर रहे हो, मतलब एकदम से जवाब दे रहे हो, तो उसी चीज़ को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और उससे आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। और इस बात का पूरा श्रेय हमारे निर्मल संस्थान के स्टाफ को, हमारे डायरेक्टर साहब को, हमारे गुरुजी आलोक जी को जाता है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाँ, नशे से दूर जिंदगी वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और धन्यवाद देना चाहता हूँ निर्मल डायरेक्टर। किसी का कोई सवाल है इनसे, राहुल जी से? क्या करते हैं आप इससे पहले हमारा हो या किसी का? सर इससे पहले मैं सर्विस करता था, लेकिन मैं एल्कोहलिक था, जिसकी वजह से मतलब पहले तो थोड़ी थोड़ी करके फिर पूरा दिन फिर 24 घंटे मतलब अपने आप को बिल्कुल बेकार कर लिया था मैंने। उसके बाद जब संस्था में आया हूँ फिर दोबारा से अपनी जिंदगी को जीना सीखा हूँ। शादी हो गई है आपके परिवार में? जी, अभी शादी मेरी नहीं हुई है, लेकिन अब मेरी पूरी इस बात की ये प्लानिंग है, क्योंकि अभी तक तो इस काबिल नहीं था, क्योंकि अपनी तो जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली थी तो दूसरे को लाके नहीं उसकी बिगड़ सकता। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मेरे अंदर इतना विश्वास पैदा हुआ यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से सीख लेके कि हाँ, आज मैं अपने आप को इस संस्था की बदौलत इस काबिल समझता हूँ कि आज मैं इस लायक हुआ हूँ और दूसरे को जिसको मैं लाऊंगा उसके साथ एक अच्छा जीवन बसर कर सकूँ। कोई क्वेश्चन, सवाल? अच्छा, एंकर तुम्हारा कोई सवाल? पूछो फिर। राहुल जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारी सुंदर संस्था से इलाज लेने के बाद आप जब अपने घर परिवार के साथ रहे तो क्या जब आपके मित्रों वगैरह ने जो आपके साथ यूजिंग टाइम में थे, जो आपके यूजिंग टाइम में आपके साथ थे, जो आपके साथ नशा करते थे, तो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने आपको बुलाया होगा, उनकी कॉल्स वगैरह, उनके फ़ोन वगैरह आपको आएंगे, तो उस टाइम पे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं भी यहाँ से इलाज लेके जाऊँगा तो वो चैलेंजेस मेरे सामने भी आएंगे। तो मेरा आपसे इतना प्रश्न है कि जब यहाँ से आप गए थे घर परिवार के साथ, आपके मित्रों ने आपको बुलाया होगा, फिर से आपको बैठने के लिए बोला होगा अपने साथ उसी माहौल में, तो उस टाइम आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए थे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूँगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद हर चीज़ वहीं की वहीं है। मेरा घर भी वहीं है, शराब का ठेका भी वहीं है, मेरे यार दोस्त भी वहीं हैं। सबने मेरे को बुलाया, सबने आमंत्रित किया, हर चीज़ वहीं की वहीं रही। लेकिन यहाँ जो मैंने सीखा है और जो अपने व्यवहारों में बदलाव लेके आया हूँ, मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई किया। उन्होंने मुझे बुलाया लेकिन मैं खुद नहीं किया। तो यहाँ जो मैंने सीखी है वो ये चीज़ सीखी है कि आपको जिस जगह जाना नहीं, आप उसकी तरफ मुँह ही ना करें। आपने वो स्थान छोड़ दिया जहाँ पे आप? मैंने वो स्थान छोड़ा और
एक मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले जिस टाइम पे संकल्प जी की शादी का फंक्शन था, उस टाइम पे मैं यहाँ पर आया था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बस फंक्शन में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है कि मेरे यहाँ मेरे पड़ोस में एक भाई साहब है, उनके यहाँ शादी हुई थी। उनका एक प्रोग्राम का अरेंजमेंट था जिसको ऑर्गेनाइज मैं नहीं करा था, मतलब उनका कुछ बार वगैरह का वो था, उसमें खाने पीने का सारा अरेंजमेंट मैंने करवाया था। लेकिन पड़ोसियों लोग के नाते फिर वही बात होगी, उसको मेरी कसम, उसको मेरी कसम, तू भी एक ये कर ले, वो कर ले। मैंने सारा अरेंजमेंट कराया और फिर मैंने संकल्प जी से कहा, बातचीत करी और उस दिन को फोन करा कि मेरे साथ ऐसे बात है, अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो मेरा रिलैक्स होने के चांस है। तो पता है रुकी मेरे क्या बात थी, बोले तेरे को कल आना, तू कल छोड़, तू किसी वक्त यहाँ पर आ जाओ और ये तेरा जो डिसीजन, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि अगर तू रिलैक्स होने के बाद में आता है तो हमारी मेहनत भी जाया। लेकिन मैंने सके बात को कायम रखते हुए मैं उसी दिन यहाँ पर आया, क्योंकि हर चीज़ वहीं की वहीं है। बदलाव आपको अपने अंदर डालना, जो कि मैंने इस संस्थान में रहकर सीखा है। इसी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। जोरदार तेरी बाहों में बीती हर सांस, तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा। दौलत का ऐसा